हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें है भारत की भूगर्भिक संरचना। ये हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है ये। बुक हमारा जो है वो है भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार बर्णवाल की। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। तो हम देखेंगे कि किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश की विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो जो भूगर्भिक संरचना है उसके द्वारा हमें उस देश में जो मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति है और उसके स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है भारत को भूगर्भिक संरचना की दृष्टिकोण से। तो 3 भागों में हम देखेंगे। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो इन तीनों सेक्शन को हम देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है इसको हम कवर करेंगे। तो ये गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्री कैम्ब्रियन कॉल जो था उसके बाद से ही यह कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। ठीक है। यह आर्कियन युग के अग्नेय चट्टानों से निर्मित है। कौन सा चीज? तो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है और यह आर्यन युग के अग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस और शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों को निम्न क्रम मिलते हैं। तो चट्टानों के निम्न क्रम को हम देख लेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं। पहला है हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें हम देखेंगे। ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस और शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं ये प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टानें हैं और नीस और शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। दूसरा देखेंगे बुंदेलखंड नीस एवं बेल्लारी नीस, इनमें सबसे प्राचीन हैं। तो जो बुंदेलखंड नीस है और बेल्लारी नीस है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। आगे हम देखेंगे अगला बिंदु है हमारा बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें बंगाल नीस नीलगिरी नीस भी इसी क्रम की चट्टानें हैं और इसमें जीवाश्म क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला बिंदु हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हम बात करेंगे। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे बनी है? तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उनकी जो प्राथमिक चट्टानें थी उनके अपरदन और निक्षेपण से ये निर्मित परतदार चट्टानें हैं और ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अब हम आगे देखेंगे उदाहरण में, जैसे कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट हो जाता है कि जो भारत की सर्वाधिक खनिज किस क्रम की चट्टानों में मिलती हैं? तो हमने ऊपर देखा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। सबसे ज़्यादा खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। इन खनिजों में क्या क्या पाया जाता है? तो हम देखेंगे लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये खनिज पाए जाते हैं। इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे इसमें कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में हम देखते हैं। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। तो सबसे पहले जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी तो वो सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टानें थी और उनकी प्राचीन और प्राथमिक चट्टानें थी उसके अपरदन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और धारवाड़ क्रम की जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, परंतु इनमें भी जीवाश्मों का अभाव मिलता है। मतलब जितनी भी ये तीनों चट्टानों में हमने देखा, इन तीनों में जीवाश्मों का अभाव मिलता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापा घानी व चेयर घाटी आदि ये चट्टानें मिलती हैं आदि क्षेत्रों में। चौथा हम देख लेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें।
बिंद क्रम की चट्टानों में हम देखेंगे कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। बिंद क्रम की चट्टानों में परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। आगे हम देखेंगे अगली चट्टान हमारी कौन सी, अगली है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हम देखेंगे कि ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक के इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये चट्टानें कोयले के विशेष महत्वपूर्ण हैं, कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ये भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो सबसे अधिक खनिज किसमें मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। जीवाश्म में धारवाड़ में भी पाया जाता है, आर्कियन में भी पाया जाता है, और यहाँ पे हमने देखा कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है, भारत का जो 98% कोयला है, वो किस चट्टान में पाया जाता है, वो पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, ये चट्टानें परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियाँ एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी और उसकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम स्वरूप मिलता है। तो हमने अभी तक कवर कर लिया गोंडवाना क्रम की चट्टानों तक। अगला हमारा देखेंगे छठा नंबर क्या है, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप को हम देखेंगे, इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर, कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई तक की बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। ठीक है, यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो राजमहल ट्रैप के निर्माण के बाद हुआ है, क्योंकि इसका राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो जुरासिक कल्प में हो गया था, और दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। आगे हम देख लेंगे अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व देखेंगे हम। तो प्रायद्वीपीय पठार के महत्व क्या है, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं, अतः यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं। ठीक है, जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। आगे हम देखेंगे कि दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपरदन से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो कौन सी है, वो काली मिट्टी है, इसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिमी भाग के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भाग हैं, वहाँ क्या पाई जाती है, अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जिस पर मसालों, चाय, कॉफी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सागवन, देवदार, अबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक रूप से उपयोगी सदा हरित वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के आंतरिक भागों के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियां मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन संभव होता है। आगे ये हम जो महत्व की बात कर रहे थे, हम किसके महत्व की बात कर रहे थे, हम प्रायद्वीपीय पठार के महत्व की बात। आगे हम देखेंगे हमारा दूसरा जो, अब हम देखेंगे भारत का दूसरा जो भूगर्भिक संरचना वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। पहले क्या था, प्रायद्वीपीय पठार थे, दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। अब देखेंगे इसमें कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसंनति सिद्धांत, जियो शैंकलाइन थ्योरी एवं मोर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो उत्तर का विशाल मैदान जो हुआ है, इसके निर्माण के संबंध में कोबर की भूसंनति सिद्धांत, मोर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। अब हम आगे देखेंगे सिद्धांत में क्या था। कोबर ने भूसंनतियों को पर्वतों का पालना कहा। तो भूसंनतियां जो हैं उसे कोबर ने पर्वतों का पालना कहा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पर्वतों का पालना कहा भूसंनतियों को, तो कोबर ने कहा था। कार्डेला माउंटेन, ये भूसंनतियां लंबे, संकरे, छिछले जलीय भाग हैं। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर
भूसन्नति थी जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों भूमि के अवसाद टेथिस भूसन्निधि के क्रमिक रूप से जमा होते रहे और इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न भूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूनलुन एवं हिमालय कराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है इसकी भूसन्निधि से? क्यूनलुन और हिमालय कराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ है। वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र जो है वो तिब्बत के पठार के नाम से जाना गया। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट। वर्तमान में मोर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की उपयुक्त व्याख्या करता है। इसके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। तो कौन सी प्लेट? भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित जो यूरेशियन प्लेट है उसकी ओर गतिशील हुई और 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। सेनोजोइक महाकल्प की बात हम करें तो सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। तो बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ हम देखेंगे। तो सेनोजोइक महाकल्प के जो इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प हैं, ठीक है, उनके बीच में हुआ है बृहद हिमालय का निर्माण। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला बिंदु। इसमें हम देखेंगे कि मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना है। शिवालिक हिमालय का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ है। तो लघु हिमालय का कैसे हुआ है निर्माण? तो मायोसीन कल्प है, इसमें पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद शिवालिक हिमालय का हम देखेंगे निर्माण कैसे हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन काल में हुआ है, प्लायोसीन कल्प में। आगे हम देखेंगे क्वार्टनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प में प्लिस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी इनका निर्माण हुआ है। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीरपंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान में अभी भी जारी रहने की ओर संकेत देते हैं। आगे हम देखेंगे हिमालय का महत्व, हम पहले देख लेंगे। यहाँ पे हिमालय के महत्व में क्या है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग हुआ। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भारत की जलवायु निर्धारण में हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम देखेंगे, आगे हमारा है कि यह शीत ऋतु में चलने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। कौन? हिमालय जो है शीत ऋतु में जो ध्रुवीय हवाएं चलती हैं उसको भारतीय भूभाग में आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से भारत बच जाता है। इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। आगे हम देखेंगे हिमालय को सतत वाहिनी भी बनाए रखता है। हिमालय नदियों को सतत वाहिनी भी बनाए रखता है। तो क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षा विहीन होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती हैं। सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों के निकाली गई नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे हम देखेंगे कि हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं, जिनसे उत्तर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन हैं। इनकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, अधात्विक संसाधन भी उपलब्ध हैं। आगे हम देखेंगे वन संसाधनों के अंतर्गत सागवन, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जिस पर देश का आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियों पर यहाँ के पशु भेड़ बकरी निर्भर रहते हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों, जंतुओं एवं विशाल आश्रय स्थल भी
है, वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार कहा जाता है। तो हिमालय क्षेत्र है वो क्या है, जैव विविधता का विशाल भंडार है। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग हम तीसरा पार्ट देखेंगे। हमारे भूगर्भिक संरचना का तीसरा भाग है ये। पहला हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हमने देखा हिमालयी क्षेत्र जो है, तीसरा हम देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो इसमें हम देखेंगे इसका निर्माण जो है वो क्वार्टनरी नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसन्नति के निरंतर सकरा एवं छिछला होने एवं हिमालयी दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ। आगे हम देखेंगे इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। पुराने जलोढ़ क्या है, बांगर कौन कहलाते हैं, जो पुराने जलोढ़ हैं, और खादर कौन कहलाते हैं, जो नए जलोढ़ हैं। इस मैदानी भाग के प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो मैदानी भागों में क्या मिलते हैं, कोयला और पेट्रोलियम क्यों मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन वन इन प्रदेशों में दब गए हैं। आगे हम देखेंगे मैदानी भागों का महत्व क्या है। मैदानी भागों का महत्व देखते हैं हम। मैदानी भागों की उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे हमारी जनसंख्या व पशुओं को आहार एवं अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार मौजूद है, जिनसे लोगों की सिंचाई एवं पेयजल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आगे हम देखेंगे कि इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार हैं। भूमि के प्राय समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने अपना एक चैप्टर कवर कर लिया, चैप्टर नंबर 2 भारत की भूगर्भिक संरचना। एक बार हम इसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले हमने देखा कि इसमें क्या कौन कौन से भू संरचना भारत में पाई जाती है। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर के विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। अब इसमें देखेंगे कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। मैंने देखा कि अग्नि चट्टानों से ये निर्मित होता है। ये इसमें टोटल 6 प्रकार के हमने देखा, 6 प्रकार के जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये परतदार चट्टानें होती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा खनिज भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। गुडप्पा क्रम की चट्टानों को हमने देखा, इसमें भी जीवाश्मों का अभाव मिलता है, परतदार चट्टानें होती हैं ये। बिंद क्रम की चट्टानों को हमने देखा, तो ये उसके बाद हमने देखा गोंडवाना क्रम की चट्टानों को। बिंद क्रम की चट्टानें जो हैं वो चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक फैली हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हमने देख लिया। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। फिर दक्कन ट्रैप को हमने देखा, ये विदर्भ क्षेत्र की ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से इसका उद्गार हुआ है, ये हमने देख लिया। ठीक है, राजमहल ट्रैप को हमने देख लिया कि ये दक्कन ट्रैप के पहले ही इसका राजमहल ट्रैप का निर्माण हो गया था। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार का महत्व देख लिया कि इससे क्या क्या महत्व है हमारे भारत देश के लिए इसमें। उसके बाद हम देखें आगे, अगला हमारा है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। उत्तर के विशाल पर्वतमाला में हमने देखा कि किस प्रकार अंगारा लैंड, टेथिस सागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये अलग अलग हुए। उसके बाद हिमालय का कैसे निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण में हम देखेंगे कि जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर पूर्वी दिशा में यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हो गई, तो जिसके कारण ये हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हिमालय के महत्व के बारे में हम बात कर लेंगे। यहाँ पे हम महत्व देखते हैं हिमालय की क्या क्या महत्व है, क्या क्या चीज़ें हमें खनिज से लेकर के क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पेड़ पौधे, वन घास, भूमियाँ और जीव जंतु किस प्रकार इसमें आश्रय स्थल भी ये बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर का विशाल मैदानी भाग, उसमें हम देखेंगे कि उत्तर के विशाल मैदानी भाग में पुराने जलोढ़ बांगर और नए जलोढ़ खादर मृदाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें ये कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये सारी चीज़ें इसके महत्व को देखते हुए हमने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। यहाँ पे मैप दे रखा है, एक मैप में ये क्या दे रखा है कि जो युग थे, जितने भी कल्प और महाकल्प थे, ठीक है, किस क्षेत्र में कौन सा कल्प था, कौन सा महाकल्प था, ये उससे संबंधित दे रखा है। ठीक है, तो ये ऊपरी पैलियोजोइक कल्प है, निचला पैलियोजोइक है, क्वार्टनरी, टर्शियरी, दक्कन ट्रैप, मेसोजोइक, ऊपरी प्लेटोरोजोइक और निचला प्लेटोरोजोइक, ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।